हेलो बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस ऑनलाइन क्लासेज पर। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं मैथ का, जो कि प्रश्नावली 1.2 है, इस पर बात करने वाले हैं। ठीक है, इसका कुछ क्वेश्चन जो है इससे पीछे वाले वीडियो में हम लोगों ने कवर कर लिया है और उससे जो आगे का क्वेश्चन होगा उसको जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं। बहुत ही मज़ा आने वाला है आज की इस क्लास में, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो भी क्वेश्चन पढ़ाएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से और बहुत ही अच्छे तरीक़ा से आपको समझाएंगे। ठीक है, सबसे अलग, सबसे हट के आपको यहाँ मिलने वाला है। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, नहीं जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। उन दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा जिनका जो है मैथ में प्रॉब्लम है, जिनको मैथ से डर लगता है, वैसे बच्चों को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा हमारे साथ, क्योंकि बेहतर नंबर चाहिए आपको। 450 नंबर की तैयारी हम लोग जो है इस बार 450 नंबर की तैयारी के लिए जो है हम लोग पूरी तरह से तैयारी करवा रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, बिल्कुल फ्री। ठीक है, इस चैनल पर पूरी चीज़ आपको टोटल जो है फ्री में दिया जा रहा है, कोई भी कॉस्ट, कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग केवल हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, ताकि हम लोगों का भी मनोबल बढ़े। ठीक है, और बेहतरीन कंटेंट आप लोग के लिए प्रोवाइड करा सके। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं कि हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आज का पहला क्वेश्चन हमारा है प्रश्नावली 1.2 से क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो है पिछले वीडियो में ही देखा जा चुका है और उससे जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव भी साथ में लेकर चलते हैं। बेहतरीन चीज़ ये है कि क्वेश्चन सब्जेक्टिव पढ़ाते हैं, उसके बाद जस्ट जो है उससे जुड़ा हुआ ऑब्जेक्टिव भी आपको क्लियर करवाते चलते हैं, ताकि आपको समझने में कोई कठिनाई न हो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 4 है कि HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है, तो LCM 306 657 ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर 8 लिख लिए और लिख लिए 12। ठीक है, 8 और 12 लिख दिए। ठीक है, तो 8 और 12 का अगर HCF निकालना होगा आपको, HCF तो कैसे निकालिएगा, इस तरह से 8 इकाई 8। ठीक है, 4 बचेगा, 4 को घेर के 8 के यहाँ उतारेंगे, 4 दूना 8। इसका HCF कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। इसका HCF कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 8 और 12 का कौन चीज HCF, इसको हम ऐसे लिखेंगे HCF 8 और 12 बराबर कितना, 4। यानी अगर ऐसा लिखा हो तो समझेंगे हम कि ये जो 8 है ये हमारा दोनों, मतलब ये हमारा 8 जो है ना ये पहली संख्या है और जो 12 है ये हमारा दूसरी संख्या है। संख्या को हम A और B से सूचित करते हैं, पहली संख्या को A से, दूसरी संख्या को B से। ठीक है, तो 8 और 12 का HCF जो है 4 है, इसका मतलब ये हुआ। तो यदि यहाँ पर लिखा हुआ है कि HCF 306 और 657 बराबर 9 है, इसका मतलब हुआ कि 306 और 657 हमारा दोनों संख्या है और इन्हीं दोनों संख्या का जो HCF दिया है वो कितना दिया है, 9 दिया है। ठीक है, और हमसे पूछा है LCM 306 और 657, यानी इसी दोनों संख्या का, क्योंकि जो नंबर यहाँ पर है वही नंबर यहाँ पर भी है, तो इसी दोनों संख्या का LCM हमसे पूछा गया है कि LCM बताइए क्या होता है। देखिए इस सवाल में क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, अगर बात किया जाए तो इस सवाल में दोनों संख्या पता है हमको। ये 306 और 657 दोनों संख्या है, तो ये हमारा पहली संख्या और ये हमारा दूसरी संख्या हो गया। ठीक है, उसके बाद HCF भी हमको पता है, तो निकालना क्या है, LCM हमको निकालना है, LCM हमको निकालना है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि LCM निकालने का एक फार्मूला बनता है, LCM निकालने का। ठीक है, वो फार्मूला आपको हम बतला रहे हैं, जरा ध्यान से आप लोग देखिएगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए क्या होता है, फार्मूला बनता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। क्या बनता है फार्मूला, पहली संख्या को हम A मान लेते हैं, दूसरी संख्या को B मान लेते हैं, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। क्या होता है, HCF गुना LCM, LCM होता है। ठीक है, ये 4 चीज़ हो गया। यहाँ पे दोनों संख्या 2 हो गया, मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या, तो 2 हो गया ना। ये एगो HCF होता है तो 3 गो हुआ और एगो LCM होता है तो 4 गो हो गया कुल मिलाकर। इसमें से कोई भी 3 गो का मान दे दिया जाएगा और एगो का मान गायब कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दोनों संख्या हमको दिया हुआ है, पहली संख्या दूसरी संख्या, मतलब A का मान ये हो गया, B का मान ये हो गया, और साथ में HCF भी दिया हुआ है। कितना दिया है HCF, 9 दिया है, तो LCM निकालना है। तो देखिए आप LCM निकालने के लिए इधर जो है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या जैसे है वैसे ही रहेगा, और ये जो HCF है ना ये LCM के साथ गुना में है।
अगर HCF को इधर लाते हैं तो वो बट्टा के नीचे आ जाएगा, HCF ये नीचे में आ जाएगा, ठीक है, ये नीचे में आ जाएगा। और यदि हमारा संख्या A और B है तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं AB, ठीक है, यहाँ पर हम लगा सकते हैं AB। तो एलसीएम के साथ में हम AB दे सकते हैं, A, B यहाँ लगा सकते हैं, और HCF के साथ में भी A, B लगा सकते हैं। मतलब ये कि AB का HCF और AB का LCM, तो AB का HCF दिया हुआ है और AB का LCM हमको निकालना है, ठीक है। तो A गुने B बट्टा AB का HCF, सिंपल बात है, ठीक है। तो इसी फार्मूला पर जो है यहाँ हम सेटिंग करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए इसको हम अब जो है बना कर दिखाते हैं आपको कि आपको क्या बनाना है इस सवाल में, ठीक है। आपको कैसे बनाना है समझिए। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है, हल लिख देंगे और लिखेंगे चूँकि दिया है, चूँकि दिया है, दिया है, क्या दिया है भाई, तो दिया है इसमें दे रखा है HCF कितना 306,657 बराबर कितना दिया है 9 दिया है, ठीक है। और निकालना क्या है, इसीलिए हमको निकालना क्या है, निकालना है LCM 306,657, ये चीज़ हमें प्राप्त करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखेंगे चूँकि LCM, ठीक है, फार्मूला लिख लेंगे पहले LCM A, B, माने A B हमारा क्या है, दोनों संख्या है, तो लिखेंगे A, B, LCM A, B बराबर सूत्र क्या बनता है, सूत्र बनता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, मतलब A गुना B, अब बट्टा के नीचे आ जाएगा HCF A, B, ये नीचे में आ जाएगा। बात समझ में आया, हाँ ये नीचे में आ जाएगा। तो यही सूत्र हमको यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अभी आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला हम लगा लिए, क्या लगाए हैं, LCM AB बराबर A गुने B बट्टा HCF AB, ठीक है। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ आपको A नज़र आ रहा है वहाँ 306 रखना है, क्योंकि पहली संख्या 306 हो गया और दूसरी संख्या हुआ 657, तो B का मान कितना हो जाएगा 657। तो लिखिए LCM A का मान 306, B का मान 657 बराबर A गुना B। तो A बोले तो क्या, A बोले तो 306, तो यहाँ लिखेंगे 306 गुना B का मान 657 नीचे HCF A, B, तो A का मतलब हुआ 306 और B का मान हुआ 657, ठीक है, 657। अब आपको ज़रा ध्यान से देखना है। देखिए नीचे लिखा है HCF 306,657। अब बताइए इसका मान आपको दिया हुआ है, सवाल में दिया है ना, HCF 306,657 का कितना दिया है, 9 निकाल के दिया है। तो इसके बदले आपको सीधा 9 इस्तेमाल करना है। ऊपर का जो 306 गुना 657 है ये जैसे है वैसे ही रहेगा। नीचे में HCF 306,657 के बदले क्या लेना है, 9 ले लेना है आपको, ठीक है। अब 9 से इसको काट के देखिएगा, 9 से, तो 9 तिया 27 और 9 चौक 36, यानी 34 बार में कट गया। अब ऊपर जो नंबर बचा वो क्या बच गया, 34 गुना 657। तो 657 में आपको 34 से गुना करना है, 34 से गुना कर लेना है, ठीक है। 7 चौका 28, 5 चौका 20, 2 22, 6 दूना 12, 2 14। अब 7 तिया 21 हासिल 2, 5 तिया 15, 2 17, और उसके बाद 6 तिया 18, 1 19। अब जोड़ेंगे तो 8 3 7 4 11, उसके बाद 9 1 10, 1 11, और यहाँ पर 1 1 2, ठीक है। कितना हो गया ये, 1 मिनट, गुना कहीं पर गलती हो रहा है। 9 तिया 27, 3 6, 9 चौक 36, 34 बार में कट गया। 34 में 657 से गुना कर लेना है हमको, ठीक है। तो 7 चौका 28, 5 चौका 20, 2 22, 6 चौक 24, 2 26 होगा, ठीक है, 26 हो जाएगा यहाँ पर 26, ठीक है। चलिए 7 6 13, अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 मिनट, गुना यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया है, यहाँ पर इसको फिर से कर लिए हम। अब जोड़ लेते हैं इसको, ठीक है। कितना आ गया, जोड़ने पे 8 हो गया, 3 हो गया, 7 6 13, 9 2 11, 1 12 हो गया, और 1 1 2, यानी 22,338। कितना आया, 22,338 जो है वहाँ यहाँ पर आंसर आया। यानी क्या बच गया था, 34 गुना 657 बच गया था। इसमें गुना करने पर कितना आया, 22,338 जो है इसका आंसर बच गया। तो यही अपना जो है आंसर निकल के आ गया, ठीक है। तो ये रहा LCM 306 और 657 का मान, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बड़े ही बेहतरीन तरीका समझ में आया होगा।
इस टाइप के और भी सवाल आपको बनाना है तो आप कमेंट करके बताइए कि इस टाइप के सवाल हमको और ट्राई करना है, क्योंकि बीटीसी के अंदर जो है आपका बीटीसी बुक जो है उसके अंदर केवल एक ही सवाल दिया है इस टाइप के। हम जो नोट्स बनाए हैं उसमें अलग अलग प्रकार के सवाल इसी टॉपिक पर जो है बनाए हुए हैं। तो आप कमेंट करिएगा कि सर हमको इस तरह के क्वेश्चन और ट्राई करना है जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सके। तो इसके लिए कमेंट करिएगा आप लोग, ठीक है, कि इस टाइप के सवाल आपको और चाहिए तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 5 कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। ये भी सवाल है अपना 1.2 का, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। सवाल है कि संख्या एक है 6 के पावर n, कह रहा है कि ये जो संख्या है ये अंक 0 पे खत्म होगा। जैसे कि 30 को देखिए अंक 0 पे खत्म हो रहा है, 50 को देखिए 0 पे खत्म हो रहा है, 10 को देखिए 0 पे खत्म हो रहा है, 40 को देखिए 40 भी आपका 0 पे खत्म हो रहा है, 40 जो है वो भी आपका 0 पे खत्म हो रहा है। तो इसी प्रकार से ये 6 के पावर n एक संख्या है, इसमें n क्या है, n आपका प्राकृत संख्या है। n क्या है, प्राकृत संख्या, और प्राकृत का अर्थ होता है गिनती की संख्या, माने 1 2 3 4 5 ये नंबर आ जाएगा किसके जगह पर, n के जगह पर। n प्राकृत संख्या माने n की जगह पर क्या आ जाएगा, गिनती की संख्या। तो अगर हम n की जगह पर गिनती की संख्या रखते हैं और तब जो नंबर बनेगा क्या वो नंबर 0 अंक पर समाप्त हो सकता है, बताइए। जैसे n की जगह पर अगर हम 1 डाल के देखते हैं, n की जगह पर 1 डाल के देखते हैं तो 6 के पावर 1 हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे तो 6 ना होगा, पावर 1 है तो एक ही बार लिखना है हमको, ठीक है। तो इस 6 को तोड़िएगा तो क्या आएगा, 2 गुना 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हम 6 के पावर क्या रखें, 2 रखे। देखिए क्योंकि n एक प्राकृत संख्या है और प्राकृत का मतलब गिनती की संख्या होता है। तो यदि n का मान 1 रखते हैं, ठीक है, प्राकृत में तो पहले 1 भी आता है, उसके बाद 2 3 4, तो 1 रखते हैं तो नंबर बनता है 6, और 6 को तोड़ने पर आता है 2 गुना 3। अब हम 2 रख के चेक करते हैं, ठीक है, अब देखते हैं कि ये अंक 0 पे खत्म होता है कि नहीं होता है ये संख्या। 2 रख के देखते हैं तो यहाँ पर 6 गुना 6 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 को 6 आ रहा है, ठीक है, 2 को 6 जो आ रहा है, अब 1 6 को तोड़िएगा तो 1 2 और 1 3 आता है, तो 2 को 6 को तोड़िएगा तो 2 को 2 और 2 को 3 आएगा ना, 2 को 2 आ रहा है और 2 को 3 भी आएगा, 2 को 3 भी आएगा। इसी प्रकार हम n की जगह पर रख के देखेंगे 3, क्या रखेंगे देखेंगे 3, n की जगह पर रख के देखेंगे 3, तब इसको हम क्या भी लिख सकते हैं, गुना में 3 बार, यानी 6 गुना 6 गुना 6, ठीक है। अब आप बताइए जब 1 6 था तो 1 2 1 3 आ रहा था, 2 को 6 है तो 2 को 2 2 को 3, तो अब यहाँ पर 3 को 6 है, मैंने पावर में 3 दे दिए तो 3 को 6, अब 3 को 6 है तो 3 को 2 भी आएगा, 3 को 3 भी आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना। चलिए तो 3 को 2 आ जाएगा, 3 को 3 आ जाएगा। मतलब ये है कि आप यहाँ पर n की जगह पर इसमें से कोई भी संख्या डाल के देखिएगा। जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ डालते हैं 50, n के मान क्या डालते हैं 50 डाल सकते हैं, क्योंकि गिनती की संख्या होना चाहिए n की जगह पर, तो 50 गिनती में ना आता है। तो अगर हम n की जगह पर डालते हैं 50 तो 6 के पावर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। जब 6 के पावर 50 होगा इसका मतलब है कि 6 को आप 50 में लिखिएगा गुना में, 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6, या फिर इसके बेस को तोड़िएगा 6 को तो क्या लिखा जाएगा, 6 को तोड़ के 2 गुना 3, ठीक है। इसके पावर में कितना है 50, तो इसके पावर में भी कितना होगा 50 हो जाएगा, 50। अब इसका अर्थ हुआ कि आपका 2 भी आ रहा है 50 बार और 3 भी आ रहा है कितना बार, 50 बार। तो आप देख पा रहे होइएगा कि कितनों पावर रखते हैं 6 के ऊपर, तब भी इसके जो फैक्टर बन के आ रहा है, गुणनखंड निकल के आ रहा है, वो केवल 2 और 3 निकल के आ रहा है। 2 3 के अलावा कोई और नंबर तो आ नहीं रहा है। तो देखिए कभी भी याद रखिएगा, कोई भी नंबर अगर 0 अंक पे समाप्त कर रहा है तो उसके फैक्टर में, उसके गुणनखंड में 2 और 5 का होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए 30 है, 30 को आप तोड़िएगा 2 से 15, 3 से 5, अब बताइए इसके फैक्टर में 2 और 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 50 को तोड़िएगा, 50 को 2 से 25 और 5 गुने 5 25, ठीक है। अब बताइए 2 और 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई भी संख्या यदि 0 अंक पे समाप्त कर रहा है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होना तय है, पक्का होगा। अगर किसी संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि वो संख्या अंक 0 पे समाप्त कभी नहीं कर सकता है। तो आप जरा बताइए कि 6 के पावर n, जिसमें n एक प्राकृत संख्या है, ये अंक 0 पे समाप्त कर सकता है? तो बिल्कुल नहीं कर सकता। कारण क्या है?
कारण ये है कि इसके अभाज्य गुणनखंड में जब हम n के जगह पर कोई भी प्राकृत संख्या डालेंगे और जो संख्या बन के आएगा उस संख्या के जब गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड में 2 और 3 ही आने वाला है, इसके अलावा कुछ ऐबे नहीं करेगा। जबकि हमको अंक 0 पे ख़त्म करने के लिए 2 और 5 चाहिए, है ना। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो 6 के पावर n संख्या है ये अंक 0 पे समाप्त नहीं कर सकता है। बात पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, बताइए, बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है, हाँ आना चाहिए समझ में, क्योंकि हम आपको हर चीज़ जो है क्लियर करके यहाँ बता रहे हैं, इसलिए समझ में आ जाना चाहिए आपको। ठीक है, हाँ चलिए, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो बताइएगा कमेंट करके, ठीक है, ये समझ में नहीं आ रहा है, देखेंगे उसके लिए। ठीक है, चलिए अब इसको बना के चेक करते हैं, ये बनेगा कैसे उसको ज़रा देखते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल, ठीक है, हल लिखेंगे, थोड़ा सा इसको जो है पतला कर लेते हैं। ठीक है, चलिए लिखेंगे हम यहाँ पे कि चूँकि हम जानते हैं कि गिनती की संख्या को क्या कहा जाता है? प्राकृत संख्या। क्या कहा जाता है? प्राकृत संख्या कहा जाता है। ठीक है, ये बात हम जानते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, प्राकृत संख्या कहते हैं। अब बताइए, यदि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, सवाल में लिखा है कि n क्या है? n एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, n प्राकृत संख्या है और संख्या कौन है? 6 के पावर n है। संख्या कौन है? 6 के पावर n। तो यहाँ लिखेंगे कि इसीलिए 6 के पावर n अपना क्या है? संख्या है। ठीक है, और इसमें जो n क्या है? प्राकृत संख्या है। n जो है ना पावर में, वो n क्या है? प्राकृत संख्या। और प्राकृत किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को प्राकृत कहते हैं ना। तो n अगर प्राकृत संख्या है तो n बराबर क्या हो जाएगा? n बराबर हो जाएगा गिनती की संख्या, मतलब 1 2 3 4, और ये अनंत तक चला जाएगा। कहाँ तक? अनंत तक जो है चला जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमको क्या करना है? जांचना है ना। सवाल में पहले दे दिया है जांच कीजिए, तो जांच करके बताना है। जैसे यहाँ पर चेक किए हैं ना, 1 रख के 2 रख के 3 रख के चेक किए हैं। अरे हमको जांच क्या करना है? जांच ये करना है कि अगर हम n के जगह पर कोई भी गिनती की संख्या रखते हैं और तब जो नंबर बन के आता है वो नंबर अंक 0 पे ख़त्म होगा कि नहीं। तो इसका सिंपल सा तरीका है कि अगर कोई संख्या अंक 0 पे समाप्त कर रहा है, इसका मतलब है कि उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का होना अनिवार्य है। मतलब तय है कि उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 5 होबे करेगा। अगर नहीं आ रहा है तो कितनों कुछ होकर के रह जाइएगा, वो संख्या अंक 0 पे ख़त्म नहीं करेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसीलिए इस संख्या में n बराबर हम 1 रख के चेक करेंगे। क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। तो 1 रखने पर, ठीक है, 1 रखने पर, ठीक है, 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 के पावर हो जाएगा 1। 6 के पावर क्या हो जाएगा? 1। क्यों? क्योंकि 6 के पावर में n है, तो माथा पर चल जाएगा। 6 के माथा पर 1 आ गया, 6 के माथा पर 1 है मतलब 6 होगा। अब 6 को तोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 गुना 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 1 रखने से तो काम नहीं चला, अब 2 रख के चेक करते हैं, कहीं उसमें आ जाए 2 5, है ना। चलिए, जब तक 2 5 नहीं आएगा तब तक जो है वो संख्या अंक 0 पे ख़त्म नहीं करेगा। ठीक है, चलिए तो लिखिए पुनः, यहाँ पर फिर से लिखिए पुनः लिखिए यहाँ पे n के जगह पर कितना रखने पर? 2 रखने पर। ठीक है, अब n का मान 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6 के पावर कितना? 2 हो जाएगा। 6 के पावर कितना हो जाएगा? 2। अब 6 के पावर 2 का मतलब हुआ 6 गुना 6। ठीक है, 6 गुना 6 हुआ। देखिए हमको केवल ये चेक करना है कि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ गया तो अंक 0 पे ख़त्म करेगा, नहीं आया तो अंक 0 पे ख़त्म नहीं करेगा। बस अभाज्य गुणनखंड चेक करना है। देखिए 2 गो 6 है, 1 गो 6 को तोड़िएगा तो 1 गो 2 और 1 गो 3 आएगा, और फिर 1 गो 6 को तोड़िएगा तो 1 गो 2 और 1 गो 3, माने कुल मिला के बात किया जाए तो 2 गो 2 आ रहा है और 2 गो 3 आ रहा है। फिर से चेक करते हैं। अब n का मान कितना रख के चेक करें? चलिए n का मान आप 3 रख के चेक करते हैं। कितना? 3 रख के चेक करते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब n का मान 3 रख के यहाँ चेक करते हैं। यहाँ लिखेंगे n बराबर, ठीक है, लिखेंगे पुनः n बराबर 3 रखने पर, n बराबर 3 रखने पर। ठीक है, 3 रखने पर तो n का मान रखेंगे 3 तो क्या हो जाएगा? 6 के पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा।
अब 6 के पावर 3 हुआ, इसका मतलब 6 3 बार गुना में, 6 गुना 6 गुना 6। अब बताइए आप ही, एगो 6 में एगो 2 और एगो 3 होता है, तो 3 गो 6 में 3 गो 2 और 3 गो 3 ना होगा, 3 गो 2 आएगा और 3 गो 3 आएगा, 3 गो 3 भी आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए, 1 रख के 2 रख के 3 रखे, ये तीनों मान रखने से कुछ आइडिया लग रहा है? लग रहा है? देखिए, एक मान रखे हैं n के जगह पर, तो एगो 2 एगो 3 आया, 2 मान रखे हैं और तब हम देखे हैं, माने ऐसे लालच में हम पड़े हुए हैं कि मान रख के देखते हैं, n का मान बदल बदल के देखते हैं कहीं 2 5 आ जाए, है ना। तो जब 2 मान रखे हैं तो 2 गो 2 आ गया, 2 गो 3 आ गया, भाई क्या हद हिसाब है। 3 रखे n के जगह पर तो 3 गो 2 आ गया, 3 गो 3 आ गया। मतलब जो हम चेक कर रहे हैं कि 2 5 आ जाए, ये अबे नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसके बेसे में 2 5 न है ना, बेस में क्या आ रहा है 2 3, बेस इसका 6 है और 6 को तोड़ने पर 2 3 आएगा, तो पावर कितनों दीजिएगा ना इसके ऊपर, तो ये 2 3 ही आने वाला है तोड़ने पर, 2 5 कहियो अबे ना करेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि ये संख्या अंक 0 पे समाप्त नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? कारण बताइएगा। तो कारण में लिखिएगा, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है, जबकि अंक गणित कहता है कि इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 5 होना अनिवार्य है, तभी जाकर ये 0 पर ख़त्म करेगा। ठीक है, तो यहाँ हिंदी लिखना पड़ेगा आपको। हिंदी लिखना है कि अतः संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा, अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। शून्य माने 0, ठीक है, 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, समाप्त नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? नहीं होगा। ठीक है, अब क्यों नहीं होगा ये भी देना पड़ेगा। क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में, ठीक है, इसके अभाज्य गुणनखंड में, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड में क्या आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है। ठीक है, 2 और 3 आ रहा है, जबकि अंकगणित के आधार पे इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या होना चाहिए, 2 और 5 होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। ठीक है, 2 और 5 अगर आ गया तो वो संख्या अंक 0 पर समाप्त करेगा, अगर नहीं आया तो वो संख्या अंक 0 पर समाप्त नहीं करेगा। हिंदी आप लोगों को माथा पर के घाव लग रहा होगा ना, लग रहा है, हम समझ रहे हैं। देखिए, ये हिंदी उतना टफ नहीं है। पहली बात, पहले आप बताइए, जो हम चेक करे हैं इस सवाल को बना के देखे हैं, तो ये संख्या अंक 0 पे ख़त्म कर रहा है? पहले बताइए, क्योंकि सवाल तो हमसे यही पूछा गया है ना कि आप जांच करके बताइए कि ये संख्या अंक 0 पर समाप्त करेगा कि नहीं करेगा। तो पहली बात, ये संख्या अंक 0 पर समाप्त नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 3 आ रहा है। यही आपको बताया हम कि अगर कोई संख्या अंक 0 पे ख़त्म करेगा तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 5 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 5 नहीं आ रहा है। कितनों पावर रख के देख रहे हैं हम, 2 5 नहीं आ रहा है। ठीक है, 2 3 ही आ रहा है। इसका मतलब है कि संख्या अंक 0 पर समाप्त नहीं करेगा। तो लिख दिए कि अतः यह संख्या 6 के पावर n जो संख्या है ना, ये अंक 0 पर समाप्त नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है। तो वही बात लिख दिए। अच्छा, कब कर जाता, कब होता? तो जबकि अंक गणित कहता है कि किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में अगर 2 5 आता है तभी जाकर वो संख्या अंक 0 पर समाप्त होगा। तो इसीलिए इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या होना चाहिए था, 2 5 होना चाहिए था, तब जाकर ये अंक 0 पर समाप्त करता, नहीं तो नहीं कर रहा है। बात समझ में आ गया? तो ये रहा आपका प्रोसेस। अच्छा, इसी हिसाब से आप बताइए, अगर आपको हम एक सवाल दे देते हैं कि सवाल आप पूछ ले, आपसे अगर ऐसा पूछ ले, ठीक है, अगर आपसे ऐसा पूछ ले सवाल, देखिए थोड़ा रिफ्रेश ले रहा है। देखिए, अगर आपसे सवाल ऐसा पूछ ले संख्या 4 के पावर n ये अंक 0 पे ख़त्म करेगा। सवाल पूछ ले 21 के पावर n ये अंक 0 पे ख़त्म करेगा।
तो ये सभी संख्या जो है 15 पूछ ले, 15 के पावर n पूछ ले, ये संख्या अंक 0 पे ख़त्म करेगा? तो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसके बेस को देखिए आप, बेस में क्या है 15, 15 को तोड़ने पे क्या आ रहा है 3 गुने 5 आ रहा है। जब बेस में ही 3 5 है तो इसके पावर कितनों दीजिएगा तो 3 5 ना आएगा। ये भी संख्या हो गया, ये भी संख्या हो गया, और ये संख्या तो कई बार पूछे हुआ है, ठीक है, 2 नंबर में। तो ये रहा सवाल, आप इस सवाल सबको ट्राई कर सकते हैं, इसी प्रकार से पूरे 2 कॉपी ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, सवाल नंबर 6 क्या कर रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 तथा 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। देखिए सवालों कह रहा है कि संख्या, ये पूरा एगो संख्या हुआ, ये पूरा एक संख्या हुआ, और यहाँ से लेके और यहाँ तक पूरा एक संख्या हुआ, ठीक है। लेकिन ये संख्या सीधा संख्या नहीं दिया है, ये तोड़ ताड़ के दे दिया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 20 के बारे में, 20 है ना, तो ये 20 के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा कि 20 भाज्य संख्या है कि नहीं है। भाज्य संख्या है तो क्यों है भाज्य संख्या, तो आप क्या कहिएगा, भाज्य संख्या समझते हैं ना। भाज्य संख्या का मतलब हुआ, भाज्य संख्या का मतलब हुआ जिस संख्या माने जो संख्या एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से भी भाग देने पर कट जाता हो, ठीक है। तब बताइए 20 किसी और नंबर से कटेगा? बिल्कुल कटेगा, 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, 1 और 20 से तो कटवे करेगा। तो 1 और 20 से तो कटवे करेगा, इसके अलावा किसी और नंबर से कटेगा? तो बिल्कुल कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा। तो इसका मतलब है कि ये संख्या भाज्य संख्या है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि ये भाज्य संख्या क्यों है तो कहिएगा गुरुजी 2 से कट रहा है, ये 5 से कट रहा है, 10 से कट रहा है, इसीलिए भाज्य संख्या है। मतलब 1 20 से तो कटवे करेगा, लेकिन इसके अलावा किसी और से कट रहा है ना, तो हाँ 2 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 10 से कट रहा है, इसलिए भाज्य संख्या है। तो यहाँ तो संख्या दे दिया गया है ना। अब इसी चीज़ को हम ऐसे आपसे पूछ लिए 2 गुने 3 गुने, ठीक है, माने 1 गुने 2 गुने 3, ठीक है। अब गुना नहीं यहाँ देना है, यहाँ पर आपको प्लस देना है, 1 मिनट, यहाँ आपको प्लस देना है, यहाँ 1 गुना लिख दीजिए, अब प्लस में लिख दीजिए 14। अब बताइए ये संख्या अंक 0 पे खत्म, सॉरी, ये संख्या भाज्य संख्या है कि नहीं है? है तो क्यों है भाज्य संख्या? तो देखिए 20 न दे के, यहाँ डायरेक्ट 20 लिखा है ना, तो जब 20 न दे के इसी को हम तोड़ ताड़ के दे दे 1 गुना 2 गुना 3 प्लस 14, तो आप क्या करिएगा, इसमें गुना करके पहले एक संख्या को इकट्ठा करिएगा ना, संख्या को करिए इकट्ठा। देखिए 1 दूना 2, 2 तिया 6, 6 हुआ, और 6 में जोड़ना है 14 को, तो कितना हो गया 20 हुआ। अब ये संख्या जो बन के आ रहा है वो क्या बन के आ रहा है, 20 बन के आ रहा है। तो हमसे पूछा है 20 के बारे में, तो यहाँ पर डायरेक्ट 20 पूछा है, यहाँ डायरेक्ट 20 नहीं पूछा है। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, संख्या को इकट्ठा करके पहले लाना पड़ेगा कि संख्या क्या है, मेन संख्या, ठीक है। तब ना चलेगा पता कि वो संख्या भाज्य है कि नहीं है। अगर है तो क्यों है भाज्य। सवाल में दे रखा है कि ये संख्या अलग है और ये संख्या अलग है, दोनों संख्या भाज्य है, लेकिन क्यों है भाज्य संख्या, वही हमसे पूछा है। तो चलिए इसको बनाकर आपको हम दिखाते हैं कि कैसे ये सवाल बनता है, ठीक है। ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ लिखेंगे हम, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल, ठीक है, हल लिखेंगे। यहाँ 2 सवाल है तो पहले इसको बना के देख लेते हैं। लिखेंगे चूँकि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, ठीक है। चलिए इसको पहले गुना कर लेते हैं और फिर जोड़ लेते हैं। तो पहले गुना करना पड़ेगा ना, यहाँ से यहाँ तक तो गुना है। 11 सतह कितना होता है, 77 होता है। 11 सतह कितना हुआ 77, उसमें करना है 13 से गुना। 13 सतह 91 के 1 हासिल 9, 13 सतह 91 और 9 100, माने 1001 हो गया गुना करने पर। गुना करे तो कितना हुआ 1001, तो 1001 आता है, 1001 आ गया। और इसमें प्लस करना है किसको, 13 को, तो कितना होगा 1001 में जोड़ेंगे 13 को तो कितना होगा 1014, 1014 हो गया। अब बताइए इसका मूल संख्या जो है वो क्या है 1014। अब बताइए आप ही लोग 1014 क्या 1 और 1014 के अलावा किसी और से न कटेगा? अब बताइए 1014 अपना मूल संख्या है, क्या ये संख्या 1 और 1014 के अलावा, क्योंकि खुद से और 1 से कोई भी संख्या कटता है, ये दोनों के अलावा ये संख्या किसी और से न कटेगा? अरे बिल्कुल कटेगा। लास्ट में 4 है ना, 2 से कट जाएगा ये संख्या। 2 से काटिएगा 1014 को तो क्या बार में कटेगा, 2 से कटेगा। 2 पंचे 10, 0 और 2 सत्ते 14, 507 बार में कट जाएगा। माने 1014 2 से भी कटेगा, 507 से भी कटेगा। तो भाज्य संख्या हुआ कि ना हुआ? बिल्कुल हुआ। तो इसी को हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 बराबर 1001 गुना करने पर और फिर 13 को जोड़ने पर 1014। अब इसको
1014 को हम क्या लिखेंगे, 2 गुना 507 के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। जब इसको हम इतना के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, इसका मतलब हुआ कि ये संख्या 2 से भी कटेगा और 507 से भी कटेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये भाज्य संख्या है, तो यहाँ लिख दीजिए अतः, अतः यह क्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है, भाज्य संख्या है, ठीक है ना। चलिए इस तरह से आपको ट्राई करना है। अब इसी सवाल में एक और सवाल है, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। अब ये संख्या भाज्य है तो क्यों है भाज्य संख्या, उसके बारे में भी आपको बतलाना है। तो चलिए उसका भी ऐसे ही बना के देखते हैं हम लोग, ठीक है, ऐसे ही चेक करते हैं बनाकर। तो कैसे होगा चेक, चलिए बनाते हैं। लिखेंगे यहाँ पर पुनः, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में है तो लिखिए पुनः। पुनः अब क्या है, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, अब प्लस में 5। अब इस सब में पहले बराबर करके संख्या निकालिए क्या होता है, तो पहले गुना कर लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक तो गुने सब है ना, तो गुना करिए। देखिए 7 छक 42, अब 5 चौका 20, 20 या 60, 60 गुना 120, 120 से क्या 120, 120 में कितना से करना है, 42 से करना है, ठीक है। तो 0, अब 12 दूना 24 के 4 हासिल 2, 12 चौका 48 2 50, कितना हुआ 5040, कितना हुआ 5040। तो लिखिए 5040, ये गुना करने पर आया। अब इसमें 5 को फिर ऐड करना है, तो कितना होगा 5045, कितना होगा 5045 होगा, ठीक है। तो गुना करने पर कितना आ गया, पूरा 5045 आ गया, ठीक है। तो लिख लिए 5045। अब बताइए 5045 जो आया, ये संख्या किसी और नंबर से कटेगा, माने 5045 से कटवे करेगा, 1 से भी कटेगा, इसके अलावा किसी और से कटेगा, कटेगा ना, 5 से, लास्ट में है ना 5 से कट जाएगा। तो 5 से कटेगा 5045 के बारे में बताइए, 5 से के बारे में कटेगा, तो 5 दही के 50 और 0 5 9 45, 1009 बार में कटेगा। 5 से काटिएगा ना, 5 4 45 को होते 1009 बार में कटेगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं किस रूप में, किस रूप में, तो 5 गुना 1009 के रूप में, 1009 के रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यदि इसको हम 5 गुने 1009 के रूप में लिख सकते हैं, रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। तो बताइए ये भाज्य संख्या हुआ कि ना हुआ। तो लिखेंगे अतः यह कौन संख्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है, भाज्य संख्या है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। कोई ज़्यादा इसमें सवाल में जान है नहीं, ठीक है, फिर भी आपको बेहतरीन तरीका समझाया गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये तरीका क्लिक किया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं। इस प्रश्नावली का ये लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये सब क्वेश्चन 1 नंबर में आता है, तो 1 नंबर तरीका से ये आपको बताएंगे। ये इतना लंबा सवाल 2 नंबर में पूछेगा नहीं, क्योंकि सवाल छापने में ही उसको बहुत सारा पन्ना जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 7 नंबर है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। कितना मिनट, 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। प्रारंभिक स्थान का अर्थ हुआ कि जहां से उन लोगों ने दौड़ना शुरू किया था। जैसे मान लीजिए ये है एक वृत्ताकार पथ, ठीक है, माने रास्ता है वृत्त के आकार का, ठीक है। अब ये रास्ता है, इस रास्ता का एक चक्कर लगाने में यहाँ से मान लीजिए दौड़ना है यहाँ से, ठीक है, और इस दिशा में दौड़ते हुए जाना है, इस दिशा में ऐसे जो है आपको दौड़ते हुए चले जाना है, इस दिशा में, इस डायरेक्शन में दौड़ते हुए आना है, मैदान का चक्कर लगाना है, ठीक है। तो दो व्यक्ति है यहाँ पे, एक है रवि नाम का लड़का है और एक है सोनिया नाम की लड़की, ठीक है। हाँ, एक लड़का है एक लड़की है, ठीक है। रवि को इस मैदान का एक चक्कर लगाने में लगता है 12 मिनट। कितना लगता है, 12 मिनट लगता है समय, जबकि सोनिया इसको लगता है 18 मिनट एक चक्कर लगाने में। कितना लगता है, 18 मिनट का समय लगता है इसको एक चक्कर लगाने में। देखिए लड़की वैसे भी कम फास्ट दौड़ती है लड़का की अपेक्षा, गांव भर की लड़की है ना, क्योंकि ये तो कोई रेस नहीं, मतलब ऐसा तो नहीं कि बहुत प्रैक्टिस करी होगी, ठीक है,
सिंपल सवाल है, इसीलिए यहाँ पर फर्क जो बताया गया वो बतला रहे हैं अभी हम। रवि को लगता है 12 मिनट एक चक्कर लगाने में, जबकि सोनिया को लगता है कितना, 18 मिनट एक चक्कर लगाने में। ठीक है, अब यहाँ से ये दोनों जो है एक ही समय पर, मान लीजिए कि ये दोनों यहाँ खड़ा होकर और एक ही स्थान का मतलब हुआ यहीं से, दोनों यहीं पे खड़ी है। ठीक है, और एक ही समय पर, जैसे 1 2 3 बोला, दोनों दौड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, इस तरह से एक ही समय पर दोनों एक ही दिशा में, यानी दोनों उसी दिशा में जो है दौड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, तो कितने समय के बाद ये दोनों फिर यहीं पर आकर मिलेगा, यही जगह जहाँ पर से दोनों शुरू किया है दौड़ना, इसी को बोलते हैं प्रारंभिक स्थान, जहाँ शुरू किया दौड़ना। ठीक है, यहाँ पर आके कितना समय बाद ये दोनों मिलेगा। ठीक है, सवाल ये पूछा। तो देखिए, एक चक्कर सोनिया एक चक्कर लगा के यहाँ पर आएगी तो कितना समय लगेगा, 18 मिनट। ठीक है, जबकि रवि 12 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेगा। ठीक है, यहाँ पर रवि 12 मिनट में आ जाएगा, जबकि सोनिया पीछे रहेगी, क्योंकि 12 मिनट में सोनिया तो एक चक्कर ना लगाएगी, सोनिया को लगेगा 18 मिनट, तो सोनिया उस समय पीछे रह जाएगी। तो जब तक रवि यहाँ पर आएगा तब तक सोनिया पीछे रहेगी। ठीक है, और जब तक रवि यहाँ चला जाएगा, माने 2 चक्कर लगा लेगा, तब तक सोनिया का जो है कितना चक्कर पूरा होगा, इसका 2 चक्कर तो इसका होगा 1.5 चक्कर, कितना होगा, 1.5 चक्कर पूरा होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो अगर रवि का 3 मतलब इसका 3 चक्कर होगा तो इसका क्या चक्कर हो जाएगा बताइए, इसका 18 2 चक्कर, इसका अगर 2 चक्कर होगा तो इसका 3 चक्कर हो जाएगा। ठीक है, तो 36 मिनट के बाद दोनों वहीं पर आकर मिलेगा। इस सवाल को अगर नहीं समझ पा रहे हैं इस तरह से, तो आपको हम इसका तरीका बतला देते हैं, उस तरीका को फॉलो कीजिएगा, आप आराम से इस तरह के सवाल को बना पाइएगा। ठीक है, वो तरीका क्या है, देखिए यहाँ पर 2 नंबर लिखा होगा, एक लिखा होगा 12 मिनट और एक लिखा होगा 18 मिनट। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है 12 मिनट, यहाँ लिखा है 18 मिनट। ठीक है, सिंपल सा यहाँ पर लिख दीजिए, हल यहाँ लिख देना है, हल। ठीक है, हल लिख लेना है, और हल लिखने के बाद यहाँ पर लिखेंगे 12 और 18, इन दोनों नंबर का एलसीएम निकाल लेना है, 12 और 18 का। ठीक है, 2 से लगाएंगे 6 बार में, और 2 से लगाएंगे तो 9 बार में। अब यहाँ पे 3 से लगाएंगे, 3 दूना 6 और 3 तिया 9। अब बच रहा है जो नंबर उससे गुना कर लीजिए, 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3। ठीक है, कितना आ रहा है, 2 दूना 4, सॉरी 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 तिया 36, 36 इसका आंसर आ रहा है। मतलब 36 मिनट के बाद ये दोनों पुनः वहीं पर आकर मिलेगा जहां से ये लोग दौड़ना शुरू किया था। 36 मिनट में रवि लगा लेगा क्या चक्कर, रवि लगा लेगा 3 चक्कर, क्या चक्कर, 3 चक्कर लगा लेगा ये रवि, क्योंकि 12 मिनट में वो 1 चक्कर लगा लेता है ना, 3 चक्कर लगा लेगा। और 36 मिनट में तब तक सोनिया 2 चक्कर लगा लेगी। ठीक है, तो वहीं पर आकर ये दोनों मिलेगा जहां से ये लोग दौड़ना शुरू किया था। ठीक है, यानी 36 मिनट बाद ये दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे जहां से दौड़ना शुरू किया था। ठीक है, तो आज का क्लास प्यारे बच्चों लोग यहीं पे ख़त्म होता है, द एंड हो गया आज का क्लास। ठीक है, आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है, अगली क्लास का आप लोग वेट कीजिएगा। ठीक है, अगला क्लास हम जल्द लेकर आने वाले हैं, उसमें प्रश्नावली 1.3 के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वो, अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना। ठीक है, वो 2 नंबर में सवाल आता ही आता है, और जल्दी जल्दी हम 1.4 तक ले भी ख़त्म करके आपको एक नया चैप्टर जो है पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, आप लोग बस जुड़े रहिए चैनल से, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी, फटाफट सभी लोग जुड़े। ठीक है, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, कि भाई हम लोगों के लिए भी, जो कमज़ोर स्टूडेंट है उसके लिए भी जो है एक टीचर आ गया है, जो कि मैथ बड़े ही बेहतरीन तरीक़ा से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा है। ठीक है, सिखाने की गारंटी लेता है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, आप लोग भी प्यार दिखाइए, इस तरह सपोर्ट दिखाइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।